बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो क्लास 12 की हिंदी सब्जेक्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि रिसेंट में अभी आपका जो हिंदी का मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है, इसके लिए यहाँ पर हम एक सैंपल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। आप ये कह सकते हो कि आपके ऑफिशियल एग्जाम से पहले आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस होने वाली है कि आपका ऑफिशियल एग्जाम कैसा आएगा, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहेगा। इवन आपने अभी तक कितनी तैयारी कर रखी है, आपको इस क्वेश्चन पेपर से ये भी अंदाजा लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी करते हुए। सबसे पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे पेपर के पैटर्न पे ध्यान दें। टाइमिंग 3 घंटे की है, सभी को पता है, और मैक्स मार्क्स टोटल 80 रहेंगे, क्योंकि 20 मार्क्स जो है वो आपके प्रैक्टिकल और वाइवा में हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन पेपर है वो टोटल 2 सेक्शन में डिवाइड है, एक है खंड आ, जिसमें टोटली जो क्वेश्चन है वो होंगे एमसीक्यू बेस्ड, यानी कि वास्तुपरक 48, जिसमें से आपको टोटल 40 क्वेश्चनों का आंसर देना होगा। खंड बी जो रहेगा इसमें पूछे जाएंगे 8 वर्णनात्मक प्रश्न, यानी कि जिसमें आपको लिखना होता है, जैसे कि क्वेश्चन आंसर होते हैं, इसमें सप्रसंग व्याख्या होती है, अव्यक्ति माध्यम होता है और रचनात्मक लेख होता है आपका इसमें। ठीक है, तो इन सभी को हर एक क्वेश्चन का आंसर, सप्रसंग व्याख्या भी आपको बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे समझाने वाला है। ठीक है, और हाँ हाँ, एक चीज और, इसमें ना कुछ आपको चॉइसेस मिलेगी। ठीक है, 8 में से तकरीबन 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन में एक एक चॉइस तो पक्का मिलने वाली है। ठीक है, तो याद रखना। चलिए शुरुआत करते हैं। एक चीज और जो कि मैं आपको यहाँ पे पहले कंफर्म कर देना चाहूंगा कि इसमें ना जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन, यानी कि खंड आ के जितने एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, वो सभी बच्चे क्या करेंगे जो अभी तक लाइव में जुड़ चुके हैं। ठीक है, वो क्या करेंगे, सबसे पहले तो शेयर कर दो दोस्तों के साथ ताकि वो भी जुड़ सकें। दूसरी चीज कि जैसे मैं क्वेश्चन का आंसर आपको बताता चलूंगा, मैं आपको क्वेश्चन आपके सामने पढ़ता चलूंगा, मेरे आंसर बताने से पहले आप सभी कमेंट बॉक्स में या फिर लाइव चैट में अपना आंसर जरूर बताइए, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप गलत भी हो गए तो आपको कम से कम समझ में आ जाएगा आप कहाँ पे गलत है, आपने कितनी तैयारी कर रखी है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है हमारा खंड आ, जिसे हम कहते हैं वास्तु प्रश्न। सबसे पहला क्वेश्चन होगा हमारा एक पहला, जिसमें एक एक मार्क्स के 10 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे अपठित गद्यांश। तो देखो एक चीज और कंफर्म कर देता हूं कि अपठित गद्यांश हो गया जिसमें एक एक मार्क्स के 10 क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। एक तो ये क्वेश्चन, एंड सेकंड जो कि है अपठित काव्यांश, जिसमें हमसे एक एक मार्क्स के जो 8 क्वेश्चन हैं, एक ये क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपके हर एक क्वेश्चन पेपर में अलग ही होते हैं, चाहे हम कितने क्वेश्चन पेपर करवा लें, और हमेशा ही अलग रहेंगे। बट यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है वो है हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड से स्टार्टिंग। तो क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड, हम यहां से अपने पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड यहां से देख सकते हैं आप सभी, कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन, यानी कि पहले आता है अभिव्यक्ति माध्यम। तो अभिव्यक्ति माध्यम से संबंधित क्वेश्चन नंबर थर्ड जो रहेगा उसमें एक एक मार्क्स के 5 क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। तो अब क्वेश्चन किस तरीके के हैं और इन सभी के क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे लाइव चैट में जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए, क्या कहता है, किसी समाचार संगठन में काम करने वाला जो नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होता है उसे क्या कहा जाता है। नियमित तौर पर जो वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो सभी राइट आंसर करेंगे। क्या हो सकता है इसका, पूर्णकालिक, अंशकालिक, फ्रीलांसर या फिर वेतनभोगी। अब कई बच्चों के दिमाग में ना कुछ खटकेगा कि अगर वेतनभोगी कर्मचारी है तो हाँ वेतनभोगी होगा, बट देयर इज नॉट इट राइट आंसर, बिकॉज यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा, पहले तो आप कमेंट कीजिए, मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ सभी के कमेंट। ठीक है, तो जो यहाँ पे इसका राइट आंसर बनेगा वो है पूर्णकालिक पत्रकार, यानी कि जो कि डेली बेसिस पे वेतनभोगी, मतलब एक वेतनभोगी कर्मचारी है नियमित तौर पे किसी भी समाचार पत्र। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन, समाचार में सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य है, जो सूचना है, उसको रखा जाता है सबसे पहले पायदान पे, फिर उसके बाद घटते हुए क्रम में अन्य जो तत्व हैं उनका वर्णन किया। तो जिसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट, सबसे पहले क्लाइमेक्स, सबसे पहले सूचना, सबसे पहले महत्व दे दिया जाता है, वो किस शैली के अंतर्गत आता है, सभी को पता होगा, सीधा, उल्टा या फिर संक्षेप या फिर कथा शैली, किस शैली के अंतर्गत आता है, ये सभी का आंसर सभी को ही पता होगा। द राइट आंसर इज उल्टा पिरामिड शैली, सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, डेडलाइन से क्या तात्पर्य है, तो आप सभी को पता होगा, यदि आप ऑफिस में काम करते हैं, यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो होमवर्क के तौर पे, यदि आप एक टीचर हैं तो एक प्रिंसिपल के कार्य के तौर पे, क्या होता है, जो भी एक कार्य आपको दिया गया है उस कार्य की अंतिम निर्धारित समय सीमा, इसी को कहते हैं डेडलाइन। तो समाचार पत्र के रूप में क्या कहा जाता है कि समाचार माध्यमों के लिए समाचारों को कवर करने के लिए जो एक समय सीमा निर्धारित की गई है उसको कहते हैं डेडलाइन,
कि इस डेडलाइन तक आपको अपना पूरा का पूरा समाचार पत्र जो है, समाचार खबर जो है उसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, ये है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है और कहां से प्रकाशित हुआ है? ये बहुत, मैं आपको ऑलरेडी एक बार और भी समझा चुका हूं इस क्वेश्चन के बारे में कि भारत का सबसे पहला समाचार पत्र है कौन सा और कहां से प्रकाशित हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इतना तो हमें पता है कि है बंगाल गजट। अब यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे पास है, एक तो कोलकाता, एक पश्चिम बंगाल। तो इन पहले और दूसरे में से कौन सा राइट आंसर हो सकता है? बंगाल गजट तो है, ये तो हमें पता है, बट पश्चिम बंगाल से ये शुरू हुआ था या फिर कोलकाता से शुरू हुआ था, तो ये अब हमें यहाँ पे मैच करना है। सभी बच्चे एक बार राइट आंसर करेंगे इसका। प्रथम समाचार पत्र है बंगाल गजट, बट ये कहां से प्रकाशित हुआ था ये हमें बता। कहां से प्रकाशित हुआ था बच्चों? ऑप्शन नंबर 4, कोलकाता से। ठीक है, फोर्थ हो जाएगा हमारे यहाँ पे राइट आंसर कोलकाता। ना उसके बाद है, नाटक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? नाटक की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो क्या होती है? समय का बंधन, भाषा, चरित्र, चित्रण या फिर व्यक्ति? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समय का बंधन। अब यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन में आपको ओरली समझाते तो ध्यान से सुनना मुझे। सबसे पहले तो कहानी का जो केंद्र बिंदु होता है वो कौन होता है? तो वो होता है कथानक। ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन वैसे 5 ही ले सकता हूँ, बट आपको ओरली समझा भी दे रहा हूँ। कहानी का केंद्र बिंदु कौन होता है? कथानक। भारत में इस समय इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है? तीसरा दौर चल रहा है, तीसरा नहीं दूसरा चल रहा है। और कब से चालू हुआ है? 2002 से चालू हुआ है। ठीक है, 2002 या 3 से याद नहीं, वैसे इतना याद रखना, तीसरा चल रहा है और वैश्विक लेवल पे दूसरा चल रहा है। वहीं और यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कौन सा अखबार है जो प्रिंट माध्यम में उपलब्ध ना होकर केवल और केवल इंटरनेट पे उपलब्ध है? तो इसका आंसर सभी को पता होगा, क्या है? प्रभात साक्षी। क्या नाम है उसका? प्रभात साक्षी। एंकर वाइट कौन होता है? जो कि बिना किसी चित्रों के लोगों तक खबर पहुंचाता है, तो उसे एंकर वाइट कहते हैं। ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन हैं छोटे मोटे, तो ऐसे ही क्वेश्चनों को लेके एक 20+ MCQ की मैंने एक वीडियो बनाई है, अभी थोड़ी देर बाद वो अपलोड कर दूंगा चैनल पे। तो सभी बच्चे जो MCQ क्वेश्चन वाली वीडियो है अभिक्ति माध्यम की, उसे जाके जरूर कीजिएगा। और जैसे जैसे वो क्वेश्चन आप सॉल्व करते जाएंगे, आपको अंदाजा लगता जाएगा कि आपने कैसी तैयारी कर रखी है। तो ये तो हो गया हमारा यहाँ पे ये वाला कंप्लीट। ठीक है, कि अव्यक्त माध्यम से संबंधित एक एक मार्क्स से 5 क्वेश्चन। अनदर हैंड, अब बारी आती है पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 2 की। तो इसमें देखो 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होने वाले हैं और सभी में एक एक मार्क्स के 6 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे। ठीक है, और ये रहेंगे आपके काव्य पर आधारित। सॉरी, एक काव्य रहेगा, एक गद्य रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, एक एक मार्क्स से 6। तो देखो ये आपका एक काव्यांश दिया हुआ है, तो इसी काव्यांश पर आधारित ये बेसिकली है, यह दीप अकेला। ठीक है, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी, इनका जो काव्य है इससे संबंधित। तो अब इनके क्वेश्चन को देखते हैं। वैसे ये मुझे लगता नहीं था कि ये जो है इतने मार्क्स से पूछा जा सकता है, क्योंकि कई बार आप देख रहे होंगे कि तकरीबन पिछले 4 से 5 साल से ये चैप्टर कटा हुआ था, लेकिन इस बार ये आ रहा है। तो बहुत सी संभावनाएं हैं कि इसमें से या तो एमसीक्यू वाला पूरा क्वेश्चन आ जाएगा या तो इसकी सैप्सन व्याख्या आ जाएगी। तो यहाँ पे इस वीडियो में हमने इसका एमसीक्यू ले लिया है, अगली वीडियो में इसकी सैप्सन व्याख्या ले लेंगे। ये कटा हुआ था ऑलमोस्ट कई सालों से, तो हो सकता है ये आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए क्वेश्चन क्या बनेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, यह दीप अकेला कविता में कवि का क्या नाम है? तो अभी मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है अपने मुंह से कि क्या है कविता, कवि का नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया था, तो इसलिए मैंने सीधा ऑप्शन ही आपको बता दिया है। अब आप कमेंट करके बताना अब जो मैं आपको आंसर क्वेश्चन बताने वाला हूँ। सेकंड है, यह दीप अकेला कविता में कवि में दीप किसका प्रतीक है? यानी कि ये यह दीप अकेला जो है, इसमें जो दीप है वो किस चीज का यहाँ पर प्रतीक है? समाज का, व्यक्ति, देश या फिर अपने खुद का? तो यहाँ पे दीप किस चीज का प्रतीक है जो इस कविता में बताया गया है? राइट आंसर इसका बच्चों एक पर्टिकुलर व्यक्ति का है। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, यह दीप अकेला कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? यानी कि ये जो काव्य संग्रह है बेसिकली यह दीप अकेला, ये बेसिकली कहां से लिया गया था? तो आप देखेंगे स्कंदगुप्त से बिल्कुल भी नहीं, कानिलिया के बिल्कुल नहीं, अब बच गए त्रिशंकी और क्या है, बावरा आहेरी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सभी बच्चे राइट आंसर करेंगे इसका, जो भी आपको लगता है। यहाँ पर इसका ऑप्शन थर्ड यहाँ पे राइट हो जाएगा, बावरा आहेरी से। ठीक है, तो यह दीप अकेला किस काव्य खंड से अवतरित है या किस काव्य संग्रह से लिया गया है? बावरा आहेरी से।
ठीक है, जो कि वो जो होते हैं ना एक ऑरेंज टाइप में जो बॉक्स होता है जिसमें चैप्टर या फिर पोएम से संबंधित थोड़ी सी जानकारी होती है, उसी में मिलेगा आपको ये, ठीक है, और उससे संबंधित क्वेश्चन जरूर आता है, याद रखना चाहिए। देखिए चौथा क्या कहता है, गाता गीत में कौन सा अलंकार है? तो सिंपल सी बात है, देखो गा गा ता यानी कि एक ही शब्द की बार-बार आवृत्ति हो रही है और ऐसे में हम क्या कहते हैं, यहाँ पे होता है अनुप्रास अलंकार, ठीक है? तो फोर्थ यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है बच्चों? आगे आ जाता है पांचवा क्वेश्चन। पांचवा है, यह दीप अकेला पाठ में पंडुबा किसके लिए उपयोग किया गया है? ये जो पंडुबा शब्द है, यह दीप अकेला पाठ में, यह किसके लिए उपयोग किया गया है? व्यक्ति, मूर्ति, मछली या समाज? इन चारों में से किसके लिए पंडुबा शब्द का उपयोग किया गया है? तो ये किया गया बेसिकली बच्चों व्यक्ति के संदर्भ में। इसके लिए व्यक्ति के संदर्भ में। आ जाइए, पांचवा मतलब छठा है बेसिकली, कवि के अनुसार भगवान के चरणों का अमृत इनमें से क्या नहीं है? ठीक है, तो कवि कहता है कि भगवान के चरणों का अमृत जो है वो एक चीज इसमें से नहीं है। ठीक है, तो पहले वो बात कर लेते जो है। एक तो दूध है, घी है और शहद है, बट यहाँ पे मक्खन जो है वो भगवान के चरणों का अमृत नहीं है। तो दूसरा हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया काव्य से संबंधित एक एक मार्क्स के 6 एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया। अब ऐसे ही जो आपका गद्य खंड है, इससे संबंधित एक एक मार्क्स से 6 क्वेश्चन हमसे पूछाएंगे। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, ये दिया हुआ है गद्य खंड, बेसिकली ये जो आपका चैप्टर है संवदिया, उसी लिया गया है। देख सकते हो, हरगोविंद संवदिया, उसके संवाद के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो अब एक एक करके इनकी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, संवदिया का अर्थ क्या है? संदेशवाहक, समाचार एकत्र करने वाला, घुड़सवार या फिर एक रक्षक? तो आप सभी को पता होगा, सिंपल सा आंसर है इसका कि संवदिया का अर्थ क्या है। संवदिया का यहाँ पे अर्थ हो जाता है संदेशवाहक। क्या है? संदेशवाहक। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, हरगोविंद की नजर में बड़ी बहू गांव की क्या थी? हरगोविंद यानी कि जो संवदिया होता है, उसकी नजर में बड़ी बहू उसके लिए क्या थी? मालकिन थी, लक्ष्मी, बेटी या फिर कोई दुश्मन थी? यहाँ पे क्या समझेंगे हम, जब वो बड़ी बहुरिया जो है हरगोविंद को अपना पूरा का पूरा दुख का पूरा चिट्ठा सुनाती है और वो जाके वापस से उसके मायके में इसको नहीं सुना पाता है, तब उससे एहसास होता है कि ये हमारे गांव की लक्ष्मी है। क्या है? ये हमारे गांव की लक्ष्मी है। हरगोविंद की नजर में बड़ी बहू क्या होती है? उस गांव की लक्ष्मी होती है। ठीक है, ऐसे ही थर्ड देखिए, बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद को क्यों बुलवाया था? बड़ी बहुरिया जो थी, उसने बेसिकली बड़ी बहू आप कह सकते हो, इसने हरगोविंद यानी कि संवदिया को क्यों बुलवाया था? क्या वो उसका प्रेमी था? क्या उसने बड़ी बहुरिया से कर्ज मांगना चाहती थी या फिर उसके माध्यम से संदेश भेजना चाहती थी? अदर हैंड कि उसकी कोई शिकायत आई थी? तो बेसिकली आप सभी को पता होगा, वो अपने ससुराल वालों से बहुत ज्यादा दुखी थी। ठीक है, इसी वजह से वो अपना संदेश अपने मायके भेजना चाहती थी ताकि वो लोग आए और इसे यहाँ से ले जाएं। तो हम यहाँ क्या कहेंगे? ऑप्शन थर्ड हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों ना, वो तो देखिए, बड़ी बहुरिया दुख तकलीफ में क्यों थी? देखिए बड़ी बहू जो थी वो आखिर दुख में तकलीफ में क्यों रहती थी? तो सबसे पहला कारण था उसका, उससे जो उधार था उसके ऊपर वो नहीं चुका पा रही थी, पहला कारण। दूसरा था पति की मृत्यु हो जाने के कारण, बिल्कुल ठीक, और साथ ही साथ उसके घर का बंटवारा भी हो चुका था जिसमें उसको बहुत कम सामान वगैरह दिया गया था। तो ये हो गया, यानी कि वो इन सभी कारणों की वजह से बहुत ही ज्यादा दुख तकलीफ में रह रही थी। तो हम क्या कहेंगे? ऑप्शन फोर्थ इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप कि अभी तक के जितने भी एमसीक्यू मैंने बताए हैं आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आए होंगे। क्या आगे पांचवा है, संवदिया अपना संदेश क्यों नहीं कह पाया था? संवदिया जो था वो अपना संदेश मायके जाके उसके या फिर मायके से बाहर ही बेसिकली क्यों नहीं कह पाया था? क्योंकि उसे क्योंकि उसे इसमें गांव की बेइज्जती लगती थी, वह भूल गया था, वह बड़ी बहुरिया के जो भाई से उनसे डर रहा था या फिर वह मक्कारी दिखा रहा था कि वो संवदिया है तो मक्का तो होगा ही, ऐसा कुछ कह रहा था। तो इस संबंध में क्या हम देखते हैं कि वो उसे ऐसा लगता था कि यदि ये संदेश मेरे गांव से बाहर जाएगा तो हमारे गांव की लक्ष्मी की कितनी बदनामी होगी, हमारे गांव की कितनी बदनामी होगी, हमारे गांव के बड़े बुजुर्गों की कितनी बदनामी होगी। इसीलिए इसमें उसे अपने गांव की बेइज्जती लगती थी, इसलिए उसने उसका संवाद नहीं कहा। ठीक है, और जब वो वापस आता है तो वापस आने पर गांव लौटकर संवदिया ने बड़ी बहू से क्या प्रार्थना की? वापस आकर क्या कहता है वो क्या कहता है
कि वो मायके के बजाय कहीं और चली जाए, गांव छोड़कर ना जाए, हरगोविंद के घर आ जाए या फिर शहर में अपने देवरों के पास चली जाए। यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा कि संवरिया जब वापस आता है और उससे कहता है कि आप गांव छोड़कर कहीं मत जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये भी समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से संवरिया चैप्टर से संबंधित इस तरीके के आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाती है अभी आपकी अगली पुस्तक क्वेश्चन नंबर 6 के संबंध में, पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग, जो जिसमें आपके 3 से 4 चैप्टर होते हैं। इस टर्म 1 में आपके 2 आ रहे हैं, तो समझते हैं। इससे एक एक मार्क्स के हमसे 5 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ठीक है, देखते हैं भाई। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। यह कथन किस, सूरदास की झोपड़ी जो चैप्टर है उसमें यह कथन कहा गया है कि यदि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। ये कथन बेसिकली किसने कहा था। ठीक है, तो नायक राम, भैरव, जगदर या फिर सुभागी। तो सभी बच्चे कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर, जो कि मैं आपको ऑलरेडी कहता भी हूँ, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। ठीक है, और ऐसा ही देखो एक और भी आपके लिए मैं क्वेश्चन पेपर जहां तक है बना के अपलोड करूंगा आपके एग्जाम से पहले। ठीक है, आज शाम को ही कर दूंगा वैसे तो। और एक चीज, जो बच्चे लाइव सेशन का इंतजार करते हैं, तो मैं बता दूं आज आप सभी की जो लाइव क्लास है हिंदी की वो होगी अराउंड 8 बजे के आसपास। ठीक है, जिसमें हम 3 से 4 सैंपल पेपर को डिस्कस करेंगे एक ही लाइव सेशन में। इवन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहे एमसीक्यू के हो, चाहे हिंदी काव्य के हो, हिंदी गद्य के हो, अभिव्यक्ति माध्यम के हो, हर एक तरीके के क्वेश्चन आंसर को हम उस लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे। याद रखना 8 बजे के बाद आपकी लाइव सेशन स्टार्ट होगी और कम से कम रात के 12 बजे तक ये कंप्लीट होगी। 3 से 4 घंटे की हम यहाँ पे लाइव रखने वाले, जिसमें फुल ऑफ प्रैक्टिस आपकी हिंदी की बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। जैसे हमने पॉलिटिकल की थी, ठीक है, वैसे फिजिकल में तो नेट इश्यू हो गया था तो इसलिए नहीं आ पाया था। और वैसे भी आज की हिंदी की क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो सभी बच्चे शाम की लाइव क्लास के लिए रेडी हो जाएं और सभी बेसिकली ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, शाम को 8 बजे, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, चाहे एमसीक्यू, गद्य, सेप्शन, व्याख्या, इवन ऑल ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें जितने भी बच्चे हैं। हाँ, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता है, ये कथन था बच्चों नायक राम में। ठीक है, नाउ क्वेश्चन सेकंड, सूरदास के मन में अचानक आशा की किरण जो होती है वो किस प्रकार से आती है। आप सभी को पता है कि जब सूरदास की झोपड़ी जल जाती है, उसके पैसे जल जाते हैं, तो उस समय उसके मन में एक नई आशा की किरण कैसे आती है। उसके अपने अंतर्मन से आ जाती है ऑटोमेटिक, या फिर खेलते हुए बच्चे की बात सुनकर तुम खेल में रोते हो इसको सुनकर, अपनी दयनीय स्थिति को देखते हुए, या फिर इनमें से कोई। तो आप सभी को पता होगा जब उसकी झोपड़ी जल जाती है तो बच्चे आसपास में खेल रहे होते हैं, तो उनकी जो एक कुछ बातें होती हैं जिसको लेकर सूरदास के मन में एक नई आशा की किरण जाग उठती है और वो कहता है कि मैं ये सब दोबारा से एकत्र कर सकता हूं, मैं दोबारा से मेहनत करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, तो क्या कहेंगे, सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। नाउ थर्ड देखिए, विस्कोहल पाठ में गर्मी में आंखें आने पर किस फूल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो विस्कोहल जो पाठ है इसके आधार पे बताना है आपको कि गर्मी में जब आंखें आती मतलब कि आंखों पे एक टाइप पे आंसू टाइप में नहीं होता है, वो आंखें खुलती नहीं है, आंखें बंद टाइप में हो जाती है, तो ऐसे में किस फूल का उपयोग किया जाता है उसे सही करने के लिए। तो यहाँ पे है गुलाब, गेंदा, बरभंडा या फिर कमल। तो आप सभी को पता होगा इसमें किस फूल का उपयोग किया जाता है। वैसे यहाँ पे कोइया नहीं दिया हुआ है, कोइया बहुत ज्यादा पूछा जाता है जो कि एक जलपुष्प होता है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर है बच्चों इसका भदभंडा के फूल यहाँ पे उपयोग किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, नाउ अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, विस्कोहल पाठ में हमें गांव के किस किस रूप का चित्रण मिलता है। ठीक है, यानी कि विस्कोहल पाठ में जो गांव बताया जाता है उसमें से इनमें कौन कौन सा सही है। सबसे पहले देखो क्या कहा गया है कि गांव में फलने वाले जो फूल हैं, फल हैं, पेड़ पौधे और सांप। ठीक है, क्योंकि फल फूल की अगर हम बात कर लें तो कोई आ जाता है, पेड़ पौधे सांपों की बात कर लें तो सांपों का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वैसे सांपों के कई टाइप बताए जाते हैं इसमें। तो यानी कि पहले तुम्हारा बिल्कुल ठीक है। दूसरा कहता है कि मौसम में होने वाले बदलाव और बीमारियों के बारे में। ठीक है, क्योंकि जब गर्मी में लू वगैरह चलती है तो उससे बीमारी होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि गर्मी और लू से बचने के उपाय में क्या शामिल है। तो वहां पे दे रखा होगा कि धोती या फिर कमीज में प्याज को गांठ लगाकर बांध लो जिससे आप बच सकते हो। साथ ही साथ वही शरबत बना के, प्याज का शरबत होता है उस तरीके से बना के, एक और था वो मुझे याद नहीं आ रहा है। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है,
तो ये भी ठीक है। उसके बाद गांव के प्राकृतिक सौंदर्य को यहाँ पे दर्शाया, तो ये भी ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। नाउ आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से सूरदास की कौन सी अभिलाषा नहीं, यानी कि सूरदास जो था उसके पास जो पैसे थे वो उनसे कौन कौन सी अभिलाषा पूरा करना चाहता था जिस संबंध में इसमें वो शामिल नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहला है सूरदास अपनी आंखें ठीक करवाना चाहता था। सूरदास अपने पिंडों का पिंड दान करना चाहता था। अपने पिंड मतलब जो पिंड थे उसका पिंडदान करना चाहता था। मिठुआ का ब्याह भी करना चाहता था और गांव वालों के लिए कुआं भी खुदवाना चाहता था। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो 2 से 4 यानी कि दूसरी, तीसरी और चौथी ये हैं, ये तो उसकी अभिलाषा है, लेकिन वो अपनी आंखें ठीक करवाना चाहता था, ये चैप्टर में कहीं भी नहीं बताया गया, तो ये उसकी अभिलाषा नहीं। तो हम क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर पहला हमारा ये राइट आंसर। अभिव्यक्ति माध्यम से संबंधित चैप्टर वाइज पोयम, गद्य और एक ये आ गया फिर आपका पाठ्यपुस्तक अंतर्भाग। इससे संबंधित जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर थे हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिए हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को जो मैंने समझाया है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब बारी आती है आपको सारी चीजों को ध्यान से समझने की। ठीक है, चलिए क्या क्या चीजें ध्यान से समझने की, आइए समझ। तो सबसे पहले खंड बा वर्णात्मक प्रश्न में क्वेश्चन आएगा अभिव्यक्ति और माध्यम से संबंधित। देखो टोटल अभिव्यक्ति माध्यम से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके 17 मार्क्स के। ठीक है, अभी समझेंगे कैसे। 5 मार्क्स में आएगा आपका एक रचनात्मक लेखन, जो कि मैं आपको ऑलरेडी करवा भी चुका हूं, जैसे कि शिक्षा का महत्व, ऊंट के मुंह को जूरा या फिर दिखावी संस्कृति। तो इसमें मोस्टली बच्चे जो किस पे लिखेंगे, शिक्षा के महत्व के बारे में या फिर दिखावे की संस्कृति के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट जो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे समझाया हुआ है शिक्षा के महत्व के बारे में, आप देख सकते हो, आपको इजीली इस तरीके से लिख लेना है। बस आप ये समझ लो कि आपको लिखना कैसे है। तो शिक्षा के महत्व के बारे में रचनात्मक लेख आप कैसे लिखोगे, बेसिकली जो आपने देखा है, जो आपने कहीं पे पढ़ा है, लेकिन एक प्रैक्टिकल तौर पे उससे आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कहीं आ जाता है बारिश का एक दिन, इसके ऊपर भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि बारिश के एक दिन के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ था। अगर यही आ जाता तो यही सेम लिख देगो। कहीं ये शिक्षा के महत्व के बारे में आ जाता है तो आप एज इट इज इसको लिख देना। ठीक है, तो ये रचनात्मक लेखन है बेसिकली, ये आप लिख सकते हो। जो आपने महसूस किया है, जो आपने देखा है, उसी को आपको अपने शब्दों में उतार देना है। ठीक है, शिक्षा के महत्व के बारे में, दिखावे की संस्कृति के बारे में, इवन चाहे बारिश का दिन हो, ये सब। तो ये आप तो जैसे निबंध टाइप में होता है ना, वैसे आपको बड़ा नहीं लिखना है, आपको लिखना छोटा ही है। तकरीबन पूरे एक पेज में आप लिख दोगे, जैसे आपकी पेज की कॉपी होती है ना, इस तरीके से पूरे एक पेज में आप लिख दोगे इसको, बस पूरे 5 नंबर में। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट थिंग्स आती है वो है हमारी क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्टेड। चलिए देखते हैं क्या है। बेसिकली यहाँ पे 2 प्रश्न, टोटल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। हमें किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, 3-3 मार्क्स के। पहला क्वेश्चन कहता है इंटरवेट पिरामिड स्टाइल। इंटरवेट पिरामिड स्टाइल यानी कि इस तरीके का जो पिरामिड होता है, ठीक है ना, इस तरीके के पिरामिड स्टाइल है क्या ये, और इसका वर्णन करना, इसके विकास का वर्णन करना। ठीक है, बेसिकली इंटरवेट पिरामिड स्टाइल, इसे हम कहते हैं उल्टा पिरामिड शैली। क्या कहते हैं इसको, उल्टा पिरामिड शैली। अब इस संबंध में देखिए, ये समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और एक बुनियादी शैली मानी जाती है। यानी कि ये शैली काफी लोकप्रिय है समाचार लेखन के लिए, उपयोगी भी है और बुनियादी तौर पे भी इसका उपयोग होता है। यह शैली कहानी या कथा लेखन की शैली के बिल्कुल ठीक उलट होती है। ऐसी कहानी में क्या होता है कि पहले हमें धीरे धीरे करके सारी चीजों का पता चलता है, फिर इंपॉर्टेंट थिंग और जो क्लाइमेक्स होता है वो बिल्कुल उसके एंड में होता है। बट उल्टा पिरामिड शैली में क्या होता है, इसमें सूचना, महत्वपूर्ण जो तथ्य होते हैं, यानी कि जो क्लाइमेक्स होता है वो सबसे पहले नंबर पे ही आ जाता है और फिर बाकी की चीजें यहाँ पे आती है। ठीक है, अब इस संबंध में इसका विकास कब हुआ था, तो विकास हुआ था बेसिकली इसका जब 19वीं सदी के मध्य में ये शुरू हुआ था, मतलब विकास इसका शुरू हुआ था। कब, तब जब अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था। उस समय जो संवाददाता थे वो किसी घटना का या खबर का विस्तार से समझने के लिए उनके पास टाइम नहीं था, तो इसलिए वो जो महत्वपूर्ण तथ्य होते थे, सूचना होते थे, क्लाइमेक्स होता था, उसको ही पढ़ लेते थे और उसे साइड में कर देते थे। ठीक ठीक है, तो कब हुआ था विकास इसका, अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान। ठीक है, तो क्या है ये इंटरवेट पिरामिड शैली यानी कि उल्टा पिरामिड शैली, ये भी समझ गए, और विकास कब हुआ ये भी समझ गए। फिर आ जाता है अगला, अच्छे फीचर की किन्हीं 3 विशेषताओं को लिखिए। तो एक अच्छा फीचर कैसे हो सकता है, कैसे बन सकता है, इसकी विशेषता।
तो आइए देखते हैं भाई फीचर के बारे में। तो देखो फीचर बेसिकली इसकी अगर आप विशेषताएं लिखोगे तो आप केवल और केवल ये 3 पॉइंट लिखोगे, ठीक है? ये आप यहाँ पे देख रहे हो 3 से 4 पॉइंट, बस ये लिखोगे। जैसे कि लेखन शैली। लेकिन आपको अगर ये पूछा जाए कि फीचर है क्या और तब इसकी 1-2 विशेषताएं लिखो, तो आपके सामने दिक्कत आ जाएगी। होगा क्या ये फीचर लेखन भाई? तो इसलिए मैं आपको फीचर लेखन बता देता हूँ, बट अगर प्रकार पूछे जाएंगे तो आप बिल्कुल भी मत लिखना, फिर टाइम वेस्ट होगा। देखिए, फीचर बेसिकली एक सिंपल सी लाइन है। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक, आत्मनिष्ठ लेखन है। ये वर्ड तो आपको याद करने ही पड़ेंगे क्योंकि एक पर्टिकुलर एक जो हिंदी की लैंग्वेज का इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं वो आपको यहाँ पे याद करने पड़ेंगे, ये 3 कम से कम। क्या क्या? फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और एक आत्मनिष्ठ लेखन है। अब इस लेखन का बेसिकली उद्देश्य क्या होता है? तो पाठकों को सूचना देना, उनको शिक्षित करना और मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना। अब इस फीचर लेखन में जो लिखने वाला होता है, ठीक है, वो चाहे तो अपने विचार भी इसमें लिख सकता है क्योंकि इसमें कोई ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट इस पे कुछ एक्शन ले लेगी, नहीं, इसमें जो है वो आप अपने विचार भी दे सकते हो। इसमें जैसे समाचार पत्र होता है उसमें अपने विचार नहीं दे सकते हो, बट यहाँ पे आप अपने विचार दे सकते हो। अब फीचर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो सबसे पहली बारी आती है इसकी लेखन शैली। लेखन शैली, फीचर लेखन में उल्टा प्रमाणित शैली का प्रयोग जो है वो नहीं होता। मोस्टली 100 में से 99 में उल्टा प्रमाणित शैली का उपयोग नहीं होता, ठीक है? हाँ, और इसका कोई एक तय फार्मूला भी नहीं है, लेकिन काफी हद तक ये देखा गया है कि इसकी जो लिखावट है वो होती है कथात्मक शैली में। जैसे कथा लिखी जाती है, पहले इंट्रो होता है, बीच में इंपॉर्टेंट तथ्य आते हैं, फिर समापन होता है, ठीक है, और क्लाइमैक्स होता है। तो वही होता है इस शैली में, फीचर में, ठीक है। फीचर की जो भाषा है वो समाचार पत्रों के विपरीत, यानी कि समाचार पत्र के अलावा फीचर की भाषा बहुत ही सरल होती है, रूपात्मक होती है, आकर्षक होती है और ऐसी भाषा जो लोगों के मन को छू जाए, ऐसी होनी चाहिए। देन फीचर में समाचारों की तरह जो शब्द होते हैं इनकी कोई अधिकतम सीमा नहीं होती है। आप चाहे कितना बड़ा भी एक फीचर तैयार कर सकते हो, डज नॉट मैटर कितना बड़ा तैयार, ठीक है। के बाद एक अच्छे फीचर के साथ साथ यदि आपको एक अच्छा फीचर बनाना है तो एक फीचर के साथ साथ आपको एक अच्छा फोटो का रेखांकन या फिर ग्राफिक्स आदि जो है वो डालने चाहिए, ताकि जो श्रोता है, जो पाठक है, उसको वो और ज्यादा लुभावना लगेगा। 10 विषय, फीचर का विषय कुछ भी हो सकता है, हल्के फुल्के विषय से लेकर गंभीर विषय तक। हल्के फुल्के विषय, किसी ने किसी को गाली दे दी, किसी ने किसी को 2 थप्पड़ मार दिए, और गंभीर विषय, संविधान में संशोधन हो गया, अनुच्छेद 370 हटा दिया, किसी पे कोई कोर्ट पे केस हो गया बहुत बड़ा टाइप में, ठीक है, कोई फ्रॉड करके चला गया अरबों का, तो ऐसे ये बड़े बड़े केसेस है। तो फीचर का टाइप कुछ भी हो सकता है, छोटा मोटा और बड़ा भी, ये चीज है, ठीक है। तो आप समझ गए कि फीचर है क्या और इसकी विशेषताएं। आगे अब यहाँ पे आ जाता है बेसिकली विशेष रिपोर्ट के कोई 3 प्रकार। तो विशेष रिपोर्ट होती क्या है इसको समझेंगे, फिर इसके 3 प्रकारों को समझेंगे, ठीक है। ध्यान से समझिएगा सभी बच्चे। तो विशेष रिपोर्ट, समाचार पत्र और पत्रिकाओं में गहरी छानबीन, ठीक है, समाचार पत्र पत्रिकाओं में बेसिकली गहरी छानबीन, साथ ही साथ विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है उसको कहते हैं विशेष रिपोर्ट। अभी विशेष रिपोर्ट कई तरीके की होती है जिसमें मुख्यतः से 3 पूछी गई है, तो मैं आपको इजी से 4 यहाँ पे समझा। सबसे पहले है खोजी रिपोर्ट। इसमें क्या होता है, जिस रिपोर्ट में पत्रकार उन सूचनाओं, उन तथ्यों को छानबीन करके सामने लाता है जो सबके समक्ष ना लाए गए, यानी कि खोजी पत्रकारिता क्या है, ऐसी रिपोर्ट जिसमें पत्रकार ऐसी सूचनाओं को, ऐसे तथ्यों को गहराई से छानबीन कर जनता के सामने लाया जाता है जो कि उनके सामने अभी तक नहीं लाए गए थे या फिर उनसे छुपाए जा रहे थे। फिर आता है इन डेप्थ। इन डेप्थ का मतलब आप समझिए क्या होंगे, इन डेप्थ यानी कि बिल्कुल गहराई से। तो सार्वजनिक रूप से जो तथ्य प्राप्त होते हैं किसी भी समाचार पत्र के संपादक को, ठीक है, या जो सूचनाएं मिलती हैं या फिर आंकड़े जो भी मिलते हैं छापने के लिए, तो क्या किया जाता है, उनका गहराई से छानबीन की जाती है कि क्या ये तथ्य, आंकड़े, सूचनाएं सही हैं या नहीं है, तब जाके उनको छापा जाता है। तो क्या है, इन डेप्थ रिपोर्ट, पूरी गहराई से तथ्य आंकड़ों की जानकारी की छानबीन करना। तीसरी है विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। तो इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी घटना या समस्या से जुड़े जो तथ्य हैं उनका विस्तार से व्याख्या की जाती है। सिंपल है, यानी कि विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में क्या होता है, कोई भी घटना है, कोई भी समस्या है, तो उससे जो तथ्य है उसका थोड़ा संक्षिप्त प्रकार में अच्छे से समझा दिया, बस सिंपल है। विवरणात्मक
इसमें किसी भी समस्या घटना का पूरा एक विस्तृत ब्यौरा दिया जाता है और बारीकी से तथ्य को यहाँ पे बताया जाता है, हर एक महत्वपूर्ण तथ्य को बताया। ठीक है, तो ये चीजें हैं, आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। ये 3 क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे 3-3 मार्क्स के, लेकिन आपको कितने के आंसर करने थे? 2 के, और मैंने आपको तीनों ही समझा दिए बहुत अच्छी तरीके। अगर बच्चों आपको वीडियो समझ में आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो लाइव चैट में लिखो यस समझ में आ रहा है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। निम्नलिखित को मतलब 60 शब्दों में उत्तर देने, 3-3 मार्क्स के दो। अब इस क्वेश्चन में आपको चॉइस बिल्कुल भी नहीं मिली, ठीक है, और एक क्वेश्चन अभी और आएगा जिसमें आपको चॉइस नहीं मिलेगी, यानी कि 8 में से 6 क्वेश्चन में एक चॉइस है, अदरवाइज चॉइस नहीं, मतलब बाकी में नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? कविता की रचना में छंद का महत्व। पिछली वीडियो में हमने देखा था कविता की रचना में बिंब का महत्व, यानी कि दृश्य का महत्व। अब पूछा गया है कविता की रचना में जो छंद होते हैं इनका क्या महत्व। तो बेसिकली पहले आप ये समझो कि छंद होते क्या है। तो छंद जो है वो वर्ण, मात्रा, यति, गति, लय आदि का सुव्यवस्थित सुसंगठित रूपी छंद कहलाता है। यानी कि चाहे वर्ण हो गया, मात्रा हो गए, लय हो गए, गति हो गई, यति, इन सभी का एक व्यवस्थित तरीके से संगठित होना ही छंद कहलाता है। अब देखो कविता के संबंध में इसको समझोगे तो आप समझ पाओगे छंद का कविता में क्या महत्व। सबसे पहला, छंद जो है वो कविता को एक कविता का रूप प्रदान कर देता है। ठीक है, छंद क्या करता है? कविता को कविता बनने लायक एक रूप प्रदान कर देता है तथा इसको और ज्यादा प्रभावमय बना देता है लोगों के हृदय तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये लयबद्ध होता है जिसे गाया भी जा सकता है। पाठक या श्रोता के हृदय में सौंदर्य बोध की गहरी अनुभूति होती है, यानी कि पाठक जो भी श्रोता है उसके मन में इस छंद की वजह से जो कविता होती है वो हम कह सकते हैं कि एक सौंदर्य को, एक अच्छे सौंदर्य को उसके मन के अंदर उजागर कर रही होती है, जिसको कविता सुनने के दौरान अपनी कल्पना शक्ति में उसको भी समझ भी रहा होता है। ठीक है, तीसरा, सरलता से कंठस्थ तथा गायन किया जा सकता है। छंद वाली जो कविता होती है उसे आसानी से गाया जा सकता है, आसानी से बोला जा सकता है और आसानी से लोग उसे समझ भी सकते हैं। ठीक, उसके बाद कविता में सरसता, गेयता, माधुर्य। देखो मैं थोड़े कठिन वर्ड यूज कर लिया, आपको सिंपल सा बताता हूँ। कविता का सरल होना, ठीक है, कविता का सरल होना, कविता का गायन होना और कविता में माधुर्य यानी कि मधुर ध्वनि, मधुर गुण, इन सभी का होना ही कविता को छंद में और ज्यादा बना देता है। साथ ही साथ कविता को संगीतात्मक प्रदान करते हैं कौन? छंद। तो छंद की कविता में क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, आप इन सभी पॉइंट के माध्यम से इजीली समझ सकते हो। ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं होगा आपको, बहुत अच्छे तरीके से आपको मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की थी। ठीक है ना, फिर आ जाता है दूसरा, नाटक के किन्हीं 3 तत्वों पर प्रकाश डालिए। तो नाटक के कई सारे तत्व होते हैं, ठीक है, बट 3 पूछे गए हैं, 3 मार्क्स में हम 3 को ही समझाएंगे। सबसे पहला देखो यहाँ पे आ जाता है कथा, या फिर आप कह सकते हो कथा वस्तु, कथानक या फिर कथा वस्तु। तो चलिए समझते हैं किस किस तरीके से। तो कथानक या फिर कथा वस्तु, बेसिकली नाटक में जो कुछ भी कहा जाए उसे कथानक या फिर कथा वस्तु कहते हैं। सिंपल सा आप समझ गए होंगे, नाटक में जो कुछ भी कहा जाता है उसी को कहते हैं ये। अब इसी आधार पे क्या होता है कि नाटक आरंभ होता है, इसका मध्य ये पहुंचता है और फिर समाप्त होता है। मुख्यतः इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, शुरू होना, उसके मध्य के बीच में और बेसिकली इसका समापन होना। ठीक है, तो ये कथानक की वस्तु होती है, सिंपल सा ही आंसर। ठीक है बच्चों, देन यहाँ पे आ जाता है संवाद योजना। अब ये क्या है? तो संवाद ही कथानक को गतिशील बनाता है, कि कथानक जो भी उसमें पात्र निभा रहा होता है उसे गतिशील बनाता है, उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तथा पात्रों के चरित्र का उद्घाटन करते हैं। नाटक में संवाद योजना सहज, सरल, स्वाभाविक एवं अनुकूल होनी चाहिए ताकि जो लोग हैं वो आसानी से नाटक को समझ सकें। फिर आता है भाषा शैली। तो इसके माध्यम से नाटककार अपनी संवेदनाओं को अभिव्यक्त करता है, यानी कि नाटककार क्या करता है? भाषा शैली के माध्यम से अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करता है। साथ ही साथ नाटक की भाषा शैली सहज, सरल, स्वाभाविक, अनुकूलन होनी चाहिए। सिंपल सी वही बात आ गई। ठीक है, संवाद योजना, भाषा शैली और कथानक वस्तु, ये सभी नाटक की रचना के अहम तत्व यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो इन सभी को याद रखिएगा। तो यहाँ पर अभिव्यक्ति माध्यम से संबंधित जो हमारा पॉइंट था, ठीक है, कौन सा? ये रहा। ये टोटल 17 मार्क्स का आना था,
5 मार्क्स का आपका एक रचनात्मक लेख आना था, जो मैंने आपको समझा दिया है। 6 मार्क्स के आपके इस तरीके के क्वेश्चन आने थे, तो 6, 5, 11, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे और ये आ गया क्वेश्चन 6 मार्क्स का, तो 11, 6, 17। अभिव्यक्ति माध्यम 17 तो आपका ये हो गया, ठीक है। एंड 5 वो हमने जो एमसीक्यू देखे थे तो वो हो गए, यानी कि 22 नंबर का क्वेश्चन आपका इससे ही पूछा जाना है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये बुक, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। अभी क्वेश्चन आंसर की अपलोड कर दूंगा एमसीक्यू, और जो बड़े बड़े क्वेश्चन थे उसके भी उसकी वीडियो देख लीजिए। चलिए, तो यहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, ठीक है। 9 तक हमारा कंप्लीट हो गया है, अब 10 की बात करेंगे। इसमें बेसिकली जो हमारी पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 और अंतराल भाग 2, इससे संबंधित क्वेश्चन चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में 3 प्रश्न दिए हैं, 3 में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर हमें लगभग 40 शब्दों में देना है, और ये 2 मार्क्स के दो क्वेश्चन, ठीक है। पहला है देवसेना की हार व निराशा के क्या कारण। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर है, सभी बच्चों को इसका आंसर तो पता ही होगा। पहला पोएम है, पहली एक कह सकते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सभी ने बड़े इंटरेस्ट लेके इसको पढ़ा होगा, है ना, और याद भी होगा सभी को आंसर। आइए डिस्कस करते हैं। तो देखो, देवसेना बेसिकली मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन होती है, जिसका परिवार पूर्णों के आक्रमण में पूरा का पूरा मारा जाता है, वही अकेली बचती है। देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती है, परंतु स्कंदगुप्त जो है वो होता है वो देवसेना से नहीं, बल्कि धन कुबेर की कन्या, जो कि मालवा के राजा थे धन कुबेर, उनकी कन्या विजया को चाहते थे। तो इसलिए उसे प्रेम में हमेशा निराशा ही हासिल होती है, किसको, देवसेना को। लेकिन जीवन के अंतिम क्षणों में, जब जीवन का अंतिम टाइम आ जाता है देवसेना का, तब स्कंदगुप्त उसके पास अपना प्रेम का प्रस्ताव लेके आते हैं, लेकिन अब देवसेना को उस प्रेम के प्रस्ताव का कोई महत्व नहीं लगता है, वो उसे ठुकरा देती है और कहती है कि मैंने जीवन भर जिस चीज का इंतजार किया, मैंने जीवन भर अपनी अभिलाषाएं थी जिसके ऊपर लुटा दी, अब वो पूरी की पूरी राख हो चुकी है। एवं मतलब जब मैं अकेली थी, जब मेरे सामने बहुत सारी मुसीबतें थी, जब मैं मुसीबतों से जूझ रही थी, तब मेरे साथ कोई भी नहीं था, और आज ये जो निवेदन है, प्रेम का निवेदन स्कंदगुप्त का, आज ये मेरे लिए किसी भी काम का नहीं है। और वो कहती है कि मैंने अपना पूरा का पूरा जीवन अब देश की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है, अर्थात अब वो अभिलाषाओं को पूरी तरीके से त्याग चुकी थी, ठीक है। यानी कि हार व निराशा के क्या कारण थे, स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, उसने माना नहीं, और जब वापस वो स्कंदगुप्त वापस आता है प्रपोजल लेके, तो वो मानती नहीं है और कहती है कि हो गया, अब जो भी होना था छोड़ो, अब जाने दो, सब कुछ खत्म करो, ऐसे कुछ ऐसा है ना। तो ये सारी चीजें हैं, ये आप याद रख लेना, सिंपल सा है, आप इसे अपनी लैंग्वेज में भी समझा सकते हो। इसलिए मैंने जो यहाँ पे लिखा है, आधा वो समझाया और आधा अपनी तरफ से समझा दिया, ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके। वेल, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड है, गीतावली के पद, यानी कि तुलसीदास का जो पद है, इसके आधार पे जननी निरखती बान धहिया, जननी निरखती बान धहिया, इसके आधार पे राम के वन गमन के पश्चात माता जो कौशल्या थी, इनकी मनः स्थिति का वर्णन किया। मनः स्थिति यानी कि राम जी जब वन चले जाते हैं, तो ऐसे में उनकी मन की व्यथा, मन की स्थिति कैसी होती है, इसको समझा। आइए समझते हैं माता कौशल्या की मनः स्थिति के बारे में। आप सभी को पता होगा, रामायण आपने देखी होगी, तो राम जी जब वन चले जाते हैं, ठीक है, राम के वन चले जाने के बाद राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है, सभी को पता है। जब वो बेसिकली शायद नदी भी पार नहीं कर पाते हैं, नदी पार करने से पहले, केवट से मिलने से पहले ही, जब लक्ष्मण भरत वगैरह ये सभी गांव वाले एक ही साथ मिलकर सो रहे होते हैं, तो उसी टाइम के आसपास जो है उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। ऐसे में माता कौशल्या बहुत व्यथित रहने लगती हैं, यानी कि माता कौशल्या बहुत ही ज्यादा बेचैन रहने लगती हैं। घर में जहां कहीं भी उन्हें राम के बचपन की कोई भी वस्तु दिखती, ठीक है, तो उससे, यानी कि माता कौशल्या को राम जी की याद सताने लगती। वे राम के बचपन के दिनों के खेलने वाले जो धनुष बाण होते हैं, जो बचपन में खेला करते छोटे थे, गुरुकुल जाने से पहले, उन सभी धनुष बाणों को उठाकर हाथों में उठा लेती है, और बार बार राम राम को याद करते हुए अपने हृदय और नेत्रों से लगाती है, और वो इस चीज को अनुभूति करती है जैसे राम उनके सामने ही प्रस्तुत हो, राम उनके सामने खड़े हो। इसी प्रकार बालक राम ने नन्हे नन्हे पैरों की सुंदर सुंदर, मतलब बालक जो राम थे, बच्चे, जब राम जी जब बच्चे होते हैं, उनकी जो नन्ही नन्ही जूतियां होती हैं, उनको देखकर भी जो माता कौशल्या होती है, उनका हृदय बहुत ही मर पड़ता है, यानी कि उनके अंदर ही अंदर हृदय में करुणा जल
उभर आता है और वो राम के वनगमन जाने के पश्चात बहुत ही ज्यादा परेशान, बेचैन, उनकी वस्तु को देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी होती रहती है। दैट्स आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में आपको समझा दिया मैंने। आई होप आप समझ गए होंगे। समझ में आया तो बच्चों बोलो कमेंट में यस समझ में आ चुका है। ठीक है, चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड है आकाश बदलकर बना मही में आकाश और मही शब्द किन की ओर संकेत करते हैं। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बेसिकली यह है किस चैप्टर या फिर है किस पोयम से संबंधित। तो आकाश बदलकर बना मही, अब इसमें आकाश और मही शब्द है किसके बारे में, तो आइए समझते हैं। ये है सरोज स्मृति के बारे में। ठीक है, देखिए कैसे समझें। तो आकाश, इस जो प्रसंग है इसमें आकाश जो है वो कवि यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी कवि यानी हाँ आकाश कवि की स्वर्गीय पत्नी इसकी ओर, और मही जो है वो नववधु यानी कि सरोज स्मृति की ओर यहाँ पे इशारा करता है। कवि की पुत्री का विवाह अत्यंत मतलब कवि की पुत्री जो थी वो विवाह के समय पर बहुत ही सुंदर लग रही थी। कवि को ऐसा लग रहा था मानो उसकी पत्नी का अलौकिक सौंदर्य, जैसी उसकी पत्नी अलौकिक थी, काफी सौंदर्यवान थी, उसकी पत्नी का सौंदर्य आज उसकी पुत्री के रूप में उतर आया हो। पुत्री सरोज को रति जैसा सौंदर्य, यानी कि रति, रति मतलब कि स्वर्ग की जो अप्सरा होती है इस तरीके की, आपने पता होगा कि इंद्र की जो अप्सरा है उसका नाम रति है, और भी बहुत सारी अप्सराएं होती है। तो ऐसे ही इन्हें लगा कि इंद्र की अप्सरा रति के समान आज यहाँ पे मतलब सरोज जो है वो दिख रही है इतनी सुंदर, जो कि उसे अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद दिला रहा था। ठीक है, तो ये है इसका राइट आंसर। ठीक है बच्चों, आप सभी को ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 में 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2-2 मार्क्स के, आपको किन्हीं 2 का आंसर करना होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन आने वाले हैं ना। अब जो इंपॉर्टेंट थिंग आती है वो है यहाँ पे भैया सह प्रसंग व्याख्या की, किसी एक काव्यांश की सह प्रसंग व्याख्या। बट मैं आपको यहाँ पे दोनों ही काव्यांश की सह प्रसंग व्याख्या बताने वाला हूं। ठीक है, एक सह प्रसंग व्याख्या देखो उसके बारे में ये दिया हुआ है। ठीक है, और एक के बारे में ये दिया हुआ है। तो पहला वाला है बेसिकली मलिक मोहम्मद की जायसी 12 मासा से लिया गया है, चौथा पद है उनका। और एक है जयशंकर प्रसाद जी का देवसेना का गीत। ठीक है, उसके बाद तो एक एक करके हम दोनों की सह प्रसंग व्याख्या को समझेंगे और पूरी तरीके से बहुत अच्छे से समझेंगे। बट एक ही कंडीशन है, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना जब आपको अच्छा लगे तब। ठीक है, और वैसे तो अच्छा लगेगा ही क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको इतनी अच्छी तरीके से समझा ही रहा हूँ, फिर भी कोई डाउट करी क्वेश्चन रह जाती है तो इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके आप मैसेज कर सकते हैं। अदर हैंड आंसर की शुरुआत करते हैं। तो देखो जब भी आप सह प्रसंग व्याख्या लिखोगे तो सबसे पहले जो भी आपको सह प्रसंग प्रसंग दिया गया काव्यांश या गद्यांश, उसके शुरू के 3 से 4 वर्ड, मिनिमम 3 ले लेना, ज्यादा से ज्यादा 4, और अंतिम के 3 से 4 वर्ड। ठीक है, वो आपको बिल्कुल टॉप पे लिखने, ताकि टीचर को दिमाग में इंडिकेट हो जाएगा कि इस बच्चे ने इसकी सह प्रसंग व्याख्या लिखी। ठीक है, ऐसे लिख दोगे तो समझ में नहीं आएगा ना। लिख दिया हमने यहाँ पे फागुन पवन छकोरे डैश 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 झार ज्यों तोरे। अब देखो सह व्याख्या में मुख्यतः 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है। पहली थिंग होती है संदर्भ, दूसरी होती है प्रसंग, तीसरी होती है व्याख्या, और चौथी होती है उसकी काव्यगत विशेषता। एक एक करके समझते हैं इसमें लिखते क्या है। तो सबसे पहले बात आती है संदर्भ की। तो जो पंक्ति हमें दी गई है उसका संदर्भ कहाँ से ली गई है, कहाँ से अवतरित है, किसकी इसके लेखक है, कवि कौन से। तो हम कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं वो कक्षा 12 के हिंदी विषय के काव्यखंड 12 मासा से ली गई हैं, जिसके कवि मलिक मोहम्मद जायसी है। अगर आप इतना नहीं लिख पाते तो इतना लिख दो कि प्रस्तुत पंक्तियां जो है वो कक्षा 12 का मतलब प्रस्तुत पंक्तियां 12 सॉरी मलिक मोहम्मद जायसी के काव्य 12 मासा से ली गई। आप इतना भी लिख सकते हो, लेकिन एक पर्टिकुलर जो फॉर्मेट होता है वो यही होता है। ऐसे लिखो प्रस्तुत पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं वो बेसिकली, और उसके कवि कौन है इस। ठीक है, फिर बात आती है इसके प्रसंग की। प्रसंग में क्या लिखोगे, तो व्याख्या का एक छोटा सा संक्षिप्त पॉइंट, जैसे क्वेश्चन में होता है ना कि क्वेश्चन का जैसे 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फिर आप उसका आंसर लिखते हो। तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन का जो मतलब 6 मार्क्स के आंसर का जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे पुट करना है। बेसिकली क्या है कि कवि के द्वारा फागुन मास में नागमती की जो विरह वेदना है उसका मार्मिक वर्णन यहाँ पे किया गया। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा अघन मास की वेदना बताते हुए नागमती की जो विरह वेदना है इसको समझाइए। तो ऐसा 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
तो बहुत सारी चीजें आप मतलब नॉलेज होनी चाहिए आपके पास में, आप चाहे क्वेश्चन चाहे प्रसंग में आ जाए, क्वेश्चन चाहे क्वेश्चन में आ जाए, इजीली करना है, ठीक है ना। आगे अब बारी आती है इसकी व्याख्या। तो व्याख्या देखते हैं क्या कहेंगे कि नागमती अपनी वेदना का वर्णन करते हुए कहती है, फागुन मास में तेज ठंड और हवाएं चल रही हैं, जिससे सर्दी 4 गुना बढ़ रही है। वह वियोग के कारण बहुत कमजोर और पीली पड़ गई है, जिससे इस माह में चलने वाली तेज हवाएं भी वह सहन नहीं कर पा रही। यानी कि सघन मास में तेज ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, बहुत ज्यादा तेज चलती हैं, जो कि सर्दी को और ज्यादा बढ़ा देती है। वह अपने पति के वियोग के कारण बहुत ही कमजोर पड़ गई है, वह पीली पड़ गई है, जो कि उसे इस माह के महीने में चलने वाली तेज हवाएं सहन करने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। पेड़ों से पुराने पत्ते जो वो गिरने लगे हैं, डाक के वन पत्ते रहित हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे पेड़ हैं जहाँ पे नए पत्ते आ रहे हैं, नए पत्ते और फूल आ रहे हैं। चारों ओर वनस्पति और लोगों में एक नया जो उल्लास है वो भरने लगा है। सब इस समय मास में आनंद, यानी कि इस अघन मास में आनंद ले रहे हैं, ठीक है। कुछ गीत गा रहे हैं, कुछ नाच कर रहे हैं, खेल रहे हैं, परंतु नागमती को यह सब कष्ट देता है। क्यों देता है भाई कष्ट? क्योंकि उनके पति उनके साथ नहीं है इस अघन मास के संबंध में। अतः वह किसके साथ होली खेले, वह किसके लिए श्रृंगार करे। वह कहती है यदि उसके प्रिय को उसके विरह में इस प्रकार से जलना अच्छा लगता है, तो उसकी खुशी के लिए कोई शिकायत नहीं है। यानी कि उसे लगता है कि मेरे पति के लिए ठीक है कि मुझे इस तरीके से विरह में उसे देखना अच्छा लगता है, तो ठीक है, मैं इस विरह में जलना भी पसंद करूँ, ठीक है। बस उसकी यही अंतिम इच्छा है कि वह मरने से पहले एक बार अपने पति के चरणों को स्पर्श करना चाहती है। ये है बारहमासा के इस पद का आंसर, ठीक है। तो व्याख्या भी हमने कर दी। अब आती है बारी इसकी विशेषता। विशेषता हमने क्या क्या लिख दिया कि नागमती की विरह वेदना का मानव चित्रण किया गया है। भाषा जो है वो ठेठ और अवधि है। छंद में दोहा चौपाई का उपयोग किया गया है। रस वियोग श्रृंगार का रस है। अलंकार में उपमा है, रूपक है, अनुप्रास है, और प्रकृति का सजीव चित्रण किया गया है। तो इस तरीके से इसके काव्य विशेषताएं हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, ये है 12 मासा से संबंधित मलिक मोहम्मद जायसी की इस काव्य की विशेषता। दूसरी जो थी वो है बेसिकली जयशंकर प्रसाद के देवसेना के गीत की। तो भी समझ लेते हैं भाई। देखिए, तो सेम वही लिखेंगे, आहा वेदना डैश निर्बंध अनंत गणाय। तो सिंपल सा वही लिख देंगे। संग क्या है, तो उपरोक्त पंक्तियां जो है वो कक्षा 12 के हिंदी विषय की किताब अंतरा का जो काव्य खंड है, जिसमें देवसेना का काव्य है, उससे अवतरित है, जिसके लेखक है जयप्रसाद जयशंकर प्रसाद जी। संदर्भ, तो देवसेना जो है वो स्कंदगुप्त से प्रेम और प्रेम स्कंदगुप्त के प्रेम में निराश होकर जीवन और भ्रम में जीती रहती थी, तथा सभी जो विषम परिस्थितियां हैं वो उनमें आगे बढ़ते हुए रहते हुए ये अपनी मन जो स्थिति है उसके बारे में यहाँ पे दर्शाती है। बस ये लिख दिया। और व्याख्या में जो भी आपको आंसर बताया सेम एज इट इज वही लिख देंगे। देवसेना कहती है कि मुझे जीवन के अंतिम क्षणों में बेसिकली दुख और पीड़ाएं मिली है। स्कंदगुप्त मुझसे प्रेम करता था, मैंने ये इस भ्रम में अपना पूरा का पूरा जीवन जो है वो पूरा बर्बाद कर दिया, पूरी अभिलाषाएं इसी आशा में लुटा दी। इसी कारण मैंने अपने जीवन को अब देश के लिए समर्पित कर दिया, अर्थात अपने जीवन की जो मधुर यादें उसको दान कर दिया है। और आज जब स्कंदगुप्त मेरे इस पर वापस से अपना प्रेम का निवेदन लिख के आया, और तो आज मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और कहती है कि आज मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दुख में दुखी होकर जो शाम है, यानी कि शाम रूपी उसके जो साथी है अकेलापन, वो उसके साथ में रो रहा है, ठीक है। और उसे ऐसा लगता है कि अब वो लड़ते लड़ते थक गई है और वे अपना सारा जीवन दुखों संघर्ष के पीछे बिताया, जहाँ पे अकेलापन उसका एकमात्र। सिंपल सा ये इसकी व्याख्या है। बात करें इसकी विशेषताओं की, तो आप लिख देंगे देवसेना की विरह स्थिति का वर्णन किया गया है। वो जीवन के अंतिम क्षणों में हार रही है, यानी कि हतोत्साहित स्थिति का वर्णन किया गया है। भाषा सरल है, विषय के अनुकूल भाषा है, सरल तत्सम और प्रधान खड़ी बोली है। अलंकार में मानवीकरण है, रूपक है, अनुप्रास है, रस में करुणा है, छंद मुक्त कविता है। ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट लिख देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें सैपसंग व्याख्या हो गया। मैंने कहा था मैं आपको सैपसंग व्याख्या के हर एक क्वेश्चन को समझाऊंगा, और मैंने समझाया भी। दोनों मैंने आपको समझाए हैं सैपसंग व्याख्या के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 जब वो इस तरीके का आपका आएगा, जिसमें से आपको क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से 6-6 मार्क्स का लिखना है, क्या। चलिए, अब यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड, अभी हमने 11 देखा था, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12। 12 में बेसिकली चैप्टर से संबंधित 2-2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे, बट आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना। देख सकते हो यहाँ पहला क्वेश्चन है, लेखक का
हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव किस प्रकार बढ़ता गया? प्रेमधन की छाया स्मृति पाठ के आधार पर बताओ। लेखक का हिंदी के प्रति झुकाव कैसे बढ़ता चला? आइए समझिए। देखिए, सिंपल सा छोटा सा आंसर लिखेंगे। पहले आंसर बड़ा मैंने आपको बताया था, फिर कोशिश की इसको छोटा करने की। देखो, लेखक के पिता आप सभी को पता है, प्रेमधन के लेखक के पिता, सॉरी मतलब प्रेमधन के जो पिता थे, ये बेसिकली फारसी के ज्ञाता थे और हिंदी प्रेमी। तो इसी कारण से बचपन से ही जो लेखक है वो भी हिंदी साहित्य के प्रति उसका झुकाव बना रहे थे। ठीक है। लेखक जिस पुस्तकालय में हिंदी पढ़ने के लिए जाया करता था, उसके संस्थापक केदारनाथ जी थे। अर्थात लेखक जो था वो पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ने के लिए जाया करता था। तो वहाँ के जो संस्थापक थे केदारनाथ जी, उनका कहना था ये बच्चा एक दिन जाकर आगे हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत बड़ा काम कार्य करने वाला है। और ये आगे हुआ भी। इसी कारण 16 वर्ष की अवस्था में लेखक को हिंदी प्रेमियों की मंडली, यानी कि हिंदी प्रेमी, हिंदी के बड़े-बड़े जो प्रेमी होते हैं, जो कवि टाइप में होते हैं, लेखक होते हैं, उन सभी की जो मित्र मंडली होती है, उससे इसका परिचय हो जाता है। जिसमें काशी प्रसाद जायसवाल, पंडित बद्रीनाथ गौड़, भगवान दास हालना, पंडित उमाशंकर द्विवेदी इत्यादि शामिल थे। तो लेखक को उनसे मिलने का मौका मिलता है। तो इन सब के रहते हुए, ठीक है, क्या पिता के हिंदी ज्ञाता होने की वजह से उसका झुकाव होना, पुस्तकालय में पुस्तक को पढ़ना, मित्र मंडली से उसका मिलना, ये सभी क्या दर्शाते हैं कि उसका झुकाव हिंदी के प्रति तेजी से बढ़ रहा है। क्या ये आंसर हो गया? फिर यहीं पे आगे आ जाता है, हाँ, संवदिया की क्या विशेषताएं हैं और गांव वालों के मन में संवदिया की क्या अवधारणा? सिंपल सा, संवदिया की क्या विशेषताएं और अवधारणा गांव वालों के साथ। आइए देखिए, संवदिया बेसिकली वातावरण सूंघ कर ही संवाद का अनुमान लगा लेता है। यानी कि वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होता है ना, कि अगर आप 10 लोग बैठे हुए हो, आप जैसी बातें कर रहे हो, हंस के बातें कर रहे हो, तो पता लग जाता है कि हाँ नॉर्मल बात है, अपनी मजाक वगैरह कर रहे हैं। और वहीं कुछ सीरियस बात है तो लोगों के चेहरे के हाव भाव से पता चल जाता है ना। वहीं कुछ दुख वाली बात है तो भी पता चल जाए। तो ऐसे में समरिया जो था वो वातावरण के अकॉर्डिंग समझ जाता था कि यहाँ पे किस तरीके का वार्तालाप होने वाला है। वह बहुत ही भावुक है, वह एक संवेदनशील एवं समझदार है, वह ईमानदार है और दूसरों की मदद करने वाला है। हम सभी को पता है इस कहानी में, समरिया में, बड़ी बहुरिया अपना संवाद उसे ही सुनाती है सबसे पहले, ताकि वो मायके जाके सुना सके। ठीक है, लेकिन वो समझदार है, संवेदनशील है, ईमानदार है, ऐसा कैसे कह सकते हो? क्योंकि वो बड़ी बहुरिया का जो संदेशा है वो उसके मायके में नहीं सुनाता है, क्योंकि उसे लगता है कि इससे इसके गाँव की बेइज्जती होगी। और वो वापस आता है और वापस आके बड़ी बहुरिया से कहता है कि आप कहीं मत जाओ, आप हमारे गाँव लक्ष्मी हो और आप यहीं पे रह मतलब अपने ही घर में रहो, बट आपको अपनी सिचुएशन अपनी संभालनी पड़ेगी। वह चतुर है। गाँव वाले के मन में संवदया की अवधारणा, सबसे पहले संवदिया एक निठल्ला, कामचोर, पेटू आदमी है। संवदिया का कार्य करता है जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता। आगे पीछ ना नहीं, आगे नाच ना पीछे पका, कुछ ऐसी ऐसा ही कहानी कही गई उसमें। बिना मजदूरी के ही संवाद पहुँचाता है और ये औरतों का गुलाम है ना? तो संवदिया यहाँ पे कहा गया। तो इसीलिए आपने देखा होगा, मैंने वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया था कि संवदिया जो है, मतलब बड़ी बहुरिया ने संवदिया को क्यों बुलाया था? तो मैंने ऑप्शन दिया था आपको कि वह इसका प्रेमी था। ठीक है? तो वो इसीलिए कहा गया था कि औरतों को ऐसा लगता था, लोगों को ऐसा लगता था कि ये औरतों का गुलाम है। ठीक है? तो ये राइट आंसर। तो आप समझ गए, इस तरीके से आप इसके आंसर को लिख दोगे। संवदिया था कौन? और मतलब संवदिया की विशेषताएँ और गाँव वाले के मन में उसके प्रति अ, अवधारणा। तीसरा क्वेश्चन, लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जों का ही दृष्टांत क्यों दिया? घड़ी के जो पुर्जे होते हैं, आप जो घड़ी पहनते हो उसके पुर्जों के संबंध में धर्म का ज्ञान जानने के लिए क्यों यहाँ पे समझाया धर्म के रहस्य को जानने? देखिए, क्योंकि देखो जो घड़ी होती है उससे हम केवल समय बताने वाली एक मशीन तक ही ना समझे तो ही अच्छा है। यानी कि क्योंकि क्यों दिया उसने घड़ी का दृष्टांत? इसलिए क्योंकि उसने घड़ी को केवल समय बताने वाली मशीन समझने तक ही सीमित नहीं माना, बल्कि घड़ी को खोलकर उसकी सफाई करना, कल-पुर्जों के विषय में जानकारी हासिल करना, ये सभी अधिकार एक व्यक्ति को होने चाहिए। ठीक इसी तरीके से धर्म आ जाता है कि धर्म से संबंधित जो बातें हैं, हमें उसके लिए जो धर्म उपदेशक देने वाले हैं, कुछ खास उन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। हमें टेलीविज़न, हमें साहित्य, हमें धर्म ग्रंथ, इन सभी का सहारा लेना चाहिए ताकि हम धर्म के हर एक पहलू को समझ सकें। ठीक है? ये चीज़ यहाँ पे समझनी होगी। तो समझ गए, ये भी सिंपल सा राइट आंसर है, 2 मार्क्स है, बस इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है। तो ये 3 हो गए क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर। अब यहाँ पे आ जाता है एक और क्वेश्चन जो कि है सह प्रसंग व्याख्या।
तो देखिए निम्नलिखित गद्यांश की सबसेंट व्याख्या की। अब ये है बच्चों आपके चैप्टर की, ठीक है। तो बेसिकली देखो मैं आपको अभी तक 2 चैप्टर की सबसेंट व्याख्या बता चुका हूँ, ये आपका तीसरा चैप्टर है, ठीक है। अगले वीडियो में एक और चैप्टर की बता दूंगा, तो हर एक चैप्टर की सबसेंट व्याख्या भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। याद देखिए बेसिकली ये जहां तक मुझे लगता है ये है लेखक सेवाग्राम जाता है उसके हाँ, गांधी नेहरू या एसएसएल अराफत से लिया गया। तो वही लिखेंगे, पहले 3 वर्ड ये और लास्ट के 3 वर्ड ये। वही सेम लिख दिया है। मैं साथ चलने लगा डैश 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 एंड की ओर देखने लगा। अब देखो संदर्भ क्या है? तो संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां कक्षा 12 के हिंदी विषय की किताब अंतरा, इसका जो गद्य खंड है गांधी नेहरू यासिर अराफत इससे अवतरित है, जिसके लेखक है भीष्म शाहनी, ठीक है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे इस तरीके से लिखना है भीष्म शाहनी, ठीक है। उसके बाद प्रसंग क्या है भाई? तो प्रसंग में ये बताया गया है कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने गांधी जी के साथ बिताए अपने कुछ निजी क्षणों का उल्लेख किया गया है। मुख्यतः सेवाग्राम में बिताए गए दिन गांधी जी के साथ उसका जो प्रथम अनुभव था उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। चलिए देखते हैं कैसे व्याख्या कैसे करेंगे। व्याख्या लिखी है मैंने इस तरीके से, छोटी सी व्याख्या लिखी है 4 से 5 लाइन में। बस याद रखना आपको व्याख्या कम से कम 7 से 8 लाइन की लिखनी है, कम से कम 7 से 8 लाइन, ठीक है। तभी आपको नंबर मिलेंगे अच्छे खासे। मैं तो कहता हूँ कम से कम 10 लाइन लिख देना, ताकि टीचर को लगेगा हाँ अच्छे से लिखा हुआ, बट लिखना वही जो मेन चीज है। तो लेखक गांधी जी की एक झलक देखने के लिए एवं उनसे स्वयं बातचीत करने के लिए प्रातः ही उनकी टोली में शामिल हो जाता है। लेखक भीड़ में एक दो लोगों को पहचान भी लेता है, सबकी आंखें बचाकर गांधी जी को निहार रहा होता है। उनके सरल स्वभाव से प्रभावित था। गांधी जी धूल की चप्पल इस बात का परिचय दे रही थी कि वे इतने प्रसिद्ध होने पर भी अपनी ओर ध्यान नहीं देते, एक साधारण जन की तरह रहते हैं। लेखक खुद को उस महान व्यक्ति के सामने मौन मान रहा था, ठीक है। तो ये सिंपल से इसकी व्याख्या है, छोटी सी। वैसे आपको इसको देखो कम से कम 10 लाइन तक लेके जाना है। मैंने आपको छोटा सा यहाँ पे समझा दिया है कि लिखना कैसे भी, ठीक है। तो ये है गांधी नेहरू या सिर अराफत इससे संबंधित सबसेंट व्याख्या। अब अगली आ जाएगी बेसिकली, बस अभी यहाँ पे रह गई है इसके विशेष। तो विशेष क्या है? बेसिकली इसमें गांधी जी के सरल और सहज व्यक्तित्व को बताया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे जो भाषा है सरल है, सुबोध है और सजीव है। चित्र के द्वारा यहाँ पे चित्रात्मक वर्णन किया गया है। वर्णात्मक शैली का सुंदर उपयोग किया है। तो ये कुछ इस तरीके की विशेषता है, ठीक है, विशेष है। अब यहाँ पे देखो, तो अब आ जाता है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बेसिकली देखो आपको क्या करना है, किसी एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देना है, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है आपकी सेकंड बुक अंतराल भाग 2 से, ठीक है, देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, तो हम 100 लाख बार बनाएंगे, यानी कि टूट गई झोपड़ी कोई बात नहीं, हम तो 100 लाख बार बनाएंगे। इस कथन के आधार पर सूरदास के चरित्र की विवेचना कीजिए। बस क्या बताना है, जब उसकी झोपड़ी जल जाती है तो उसके बाद वो कहता है कि मैं इसे दोबारा से बनाने के लिए तैयार हूं। ऐसे में उसकी कौन कौन सी विशेषताएं आपको यहाँ पे देखने को मिलती है चरित्र की, वो समझानी। तो ये क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों को बहुत ही आसान तरीके से याद भी हो जाएगा और याद होगा भी, जहां तक मुझे लगता है। पहला है हार ना मानने की प्रवृत्ति। मतलब इसमें देखो सूरदास जो था वो जीवन की विषम प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता था। वह किसी भी चीज के खो जाने पर पुनः परिश्रम करने के लिए तैयार था। कर्मशील और मेहनती, सूरदास एक मेहनती व्यक्ति होता है। वह अंधा होने पर भी इतने पैसे जमा कर लेता है ताकि आगे वह अपने जीवन को अच्छे से चला सके। बट ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि झोपड़ी जल जाती है। तो वो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, अब मैं आगे अपने जीवन के लिए फिर से मेहनत करूंगा और फिर से पैसे एकत्र कर लूंगा, यानी कि वो मेहनत करने से घबराता नहीं था। तीसरा है निर्णय लेने की क्षमता, अर्थात किसी भी परिस्थिति को केवल मौन रहकर ही स्वयं पर से हावी ना होने देना। मतलब वो किसी भी परिस्थिति को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे देता, चाहे वो अच्छी हो चाहे गलत हो। मोस्टली नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे देता। उसके उसके होता है कि विरुद्ध में तुरंत एक्शन लेता था, ठीक है, यानी कि उसके संबंध में तुरंत सकारात्मक निर्णय लेता और आगे बढ़ जाता, ठीक है। झोपड़ी जब उसकी जल जाती है तो ऐसा नहीं वो जो भैरव था उसके मारने पीटने लग जाएगा, ऐसा नहीं था। वो कहता कोई बात नहीं, मैं दोबारा से फिर से इसे बना लूंगा, दोबारा से मेहनत करूंगा, दोबारा से एक अच्छा निर्णय ले जाऊंगा, सिंपल है। फिर था सहृदय एवं परोपकारी, अर्थात सूरदास कोमल हृदय
और विक्र व्यक्ति था, विक्र वाला मतलब कोमल हृदय और बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, जिसने इसका अंदाजा हो चुका था उसे कि उस पे सुभागी को शरण देने पर संकट आ सकता है, लेकिन फिर भी उसने सुभागी को शरण दी। इससे पता चलता है सूरदास का हृदय काफी कोमल था और वो काफी परोपकारी था। फिर आशावादी दृष्टिकोण, जब उसकी झोपड़ी जल जाती है तब मिठुआ के खेल की बात सुनकर सूरदास के मन में भविष्य के प्रति एक नई आशा की किरण जाग उठती है और वो उठ खड़ा होता है कि अब मैं अपने लिए कुछ और नया करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये है सूरदास के चरित्र की विशेषता। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, सूरदास के चरित्र की विशेषता। दूसरा जाता है लेखक की प्रकृति, नारी और सौंदर्य, इस संबंध में उसकी जो मान्यताएं दी गई हैं उसको हमें यहाँ पे वर्णित करना है। आइए वर्णित कर लेते हैं भाई। देखो, लेखक की प्रकृति, नारी और सौंदर्य से संबंधित मान्यताओं का वर्णन सिंपल सा कैसे लिखेंगे। देखो, लेखक के लिए प्रकृति, दैट मीन्स लेखक को प्रकृति के कई दृश्य अनुपम एवं हृदयग्राही लगते थे, यानी कि काफी ज्यादा अच्छे लगते थे, हृदय को छूने वाले लगते थे। यही कारण है कि लेखक को प्रकृति बहुत प्रिय थी। ठीक है, दूसरा आप लिख देंगे, एक सेकेंड। हाँ, लेखक की दृष्टि में नारी, तो प्रकृति आपने देख ली कैसी थी, बहुत ही अनुभव लगती थी, बहुत ही हृदय को छूने वाली लगती थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा प्रेम लगती थी। फिर बारी आती है नारी की, तो लेखक ने अपने गांव में एक रूपवती नारी को, यानी कि एक सुंदर नारी को देखा, जिसकी सुंदरता लेखक के हृदय में बस गई। वह लेखक जो है वो उसकी सौंदर्यता को एक प्रतिमूर्ति मानने लगता है। ठीक है, कि ये प्रतिमूर्ति है एक सौंदर्य की। फिर आता है अन्य मान्यताओं की, तो प्रकृति और नारी में समानता को यहाँ पे बताता है कि सौंदर्य की समानता होने के कारण लेखक को ऐसा लगता है जैसे जो प्रकृति है वह नारी का सजीव रूप लेकर उसके समक्ष आ, क्योंकि देखो नारी हो गई और एक प्रकृति हो गई, दोनों ही उसको अच्छी लगती थी, दोनों ही उसकी सुंदर लगती थी। तो ऐसे में लेखक को ऐसा लगता था कि जो प्रकृति है वही नारी के रूप में एक सुंदरता की मूर्ति के रूप में उसके सामने प्रकट हो गई है। प्रकृति के समस्त जो दृश्य है उसमें जूही की लता, चांदनी की छटा, फूलों की खुशबू, ये सभी नारी के सौंदर्य यानी कि प्रकृति के सौंदर्य को नारी के सौंदर्य के रूप में यहाँ पे दर्शाया गया है। तो सौंदर्य के समान होने के कारण लेखक को प्रकृति, नारी ये सभी एक ही जैसे लगते हैं। नाउ दैट इज क्वेश्चन आंसर ऑफ 14 फर्स्ट एंड सेकंड। तो कंप्लीटली यहाँ पर हमारा ये जो क्वेश्चन पेपर था क्लास 12 हिंदी के इलेक्टिव का, आपका रिसेंट में मिड टर्म के एग्जाम के लिए कंप्लीट हमने सॉल्व कर लिया है। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा। जो बच्चे लाइव क्लास का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए एक फिर से अपडेट बता देता हूं, आप 8 बजे के बाद आ जाइएगा चैनल पे। हो सकता है नोटिफिकेशन ना जाए, क्योंकि कई सारी वीडियोस अपलोड होगी, तो हो सकता है नोटिफिकेशन ना जाए। तो 8 बजे के बाद आप चेक कर लीजिएगा, लाइव चल रही होगी लाइव स्ट्रीम पे। ठीक है, उसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, 3 से 4 तो सैंपल पेपर को डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा। ठीक है, अभिव्यक्ति माध्यम के एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर को डिस्कस कर लेंगे, पूरे के पूरे जो भी मैं अपलोड करूंगा। अभिव्यक्ति माध्यम के नॉर्मल क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लेंगे, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो सेक्शन व्याख्या आ सकती है, और हाँ इन सभी को अच्छे से डिस्कस करेंगे। यानी कि तकरीबन आपकी आज की हिंदी की लाइव क्लास में बता रहा हूँ आपको कम से कम 3 से 4 घंटे की होगी, जो कि 8 बजे के बाद आपकी स्टार्ट होगी। तो टेंशन मत लेना, आपकी हिंदी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे करवाने वाला हूँ। हिंदी को हल्के में मत लेना, हल्के में लेने की गलती मत कर लेना हिंदी को, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हो सकता है आपको लगे बहुत ही ईजी है, लेकिन जो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो गया ना वहीं पे अटक जाओगे आप। जैसे इस क्वेश्चन पेपर में भी था। और हमेशा याद रखना कि 20% जो क्वेश्चन पेपर होता है ना, 20% वो होता है हार्ड, जिसे एक आम बच्चे के लिए करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में शाम के टाइम पे जो लाइव आएगी उसमें हम हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लेरिफाई कर लेंगे। दैट्स ऑल। तो आशा करता हूं कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये क्वेश्चन पेपर आप सभी को यदि अच्छे समझ में आया हो तो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ फैला दो इसको। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर तो कीजिएगा, क्योंकि समझ में आ रही होगा आप सभी को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहें और अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा, एग्जाम की तैयारी कीजिएगा। लाइव क्लास आपकी बहुत जल्दी आने वाली, मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।